बीमारी से जुड़े कारण और निवारण खुद डॉक्टर बताएंगे आपको। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश हेल्थ आउटलुक में। हमारा शहर मेडिकल के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। दवाइयां, मशीनें तो कहीं अलग अलग बीमारियों के उपचार को लेकर हमारा शहर लगातार मेडिकल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। पर शहर में मेडिकल को लेकर आज भी एक समस्या बनी हुई है। वो समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की। जी हाँ, भले ही शहर में अलग अलग तरीके की आधुनिक मशीनें, उपचार और दवाइयां उपलब्ध हों, लेकिन कई बार एम्बुलेंस की सुविधा न होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर अब इस समस्या का समाधान लेकर हमारे बीच आए हैं डॉक्टर अवनीश कटियार। अवनीश कटियार एक ऐसा ऐप लेकर आ रहे हैं जो एम्बुलेंस की सुविधा को सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध कराएगा। तो आइए सुनते हैं इस विषय में उनसे हमारे संवाददाता की खास बातचीत सिर्फ हेल्थ आउटलुक में। नमस्कार, नेहा श्रीवास्तव के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ आउटलुक। इस समय हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अवनीश कटियार मौजूद हैं, जो हमारे शहर में कुछ नया करने वाले हैं। आइए उस नए के बारे में इनसे मिलकर बातचीत करते हैं। जिस तरह हमें वन क्लिक पे ओला, उबेर जैसी वाहन तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो एरिया उसे कम करने के लिए, इंस्टेंट सब जगह पे तुरंत पहुंचने के लिए, तो उसी पर्पस को लेकर आज मेडिकल के क्षेत्र में एक ऐप ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस ऐप का नाम है वन क्लिक अवे। इस ऐप के जरिए क्या सुविधा होने जा रही हैं, किस प्रकार से यह ऐप काम करेगी, किन किन शहरों में यह ऐप काम करेगी और किस तरह डॉक्टर साहब के मन में इसके बारे में विचार आया, आइए मिलकर उनसे खुद ही जानते हैं। हेलो सर। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पर आए और हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं, जो ये वन क्लिक ऐप है, वन क्लिक अवे जो आप ऐप लॉन्च करने वाले हैं, क्या ये फर्स्ट टाइम कानपुर में होने वाला है या इसके पहले कहीं और हो चुका है ये? पहली बार है। इसका नाम वन क्लिक अवे हमने इसलिए रखा है, जैसे कि हमारे पास अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा बैकग्राउंड बीइंग ए ट्रॉमा सर्जन, आई वर्क इन एम्स ऋषिकेश। तो मैं जितनी भी टाइप की जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, एक्सीडेंटल इमरजेंसीज, उसको हैंडल करता हूँ। तो मैं बहुत सालों से, लगभग मेरा एक्सपीरियंस 9 साल का है। तो 9 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं उनको, वो अपने पेशेंट्स को जो एक्सीडेंटली होते हैं वो अपने खुद के व्हीकल से लेके आते हैं। कभी कभी किसी का मांग लिया, या फिर कभी टैक्सी ड्राइवर्स, उनका मेन रीज़न ये है कि उनको उस टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। और जो हमारी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है, कभी कभी वो अवेलेबल होती हैं, कभी नहीं अवेलेबल होती हैं। तो उस चीज़ को, उसका पर्पस सॉल्व करने के लिए हमने सोचा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। फिर कोविड आ गया, फिर वो डिले हो गया। तो इस कंडीशन को रखते हुए मैंने इसको सोचा कि हम लोग इस टाइप का ऐप, मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं, ताकि लोगों तक एम्बुलेंसेस, जो फ्री एम्बुलेंस हैं, वो वहाँ पे तक पहुँच पाएँ, लोग कांटेक्ट कर पाएँ और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इम्प्रूव हो पाएँ। ओके। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि बहुत मौतें होती हैं क्योंकि लोग समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस से कांटेक्ट करते हैं लेकिन एम्बुलेंस उनको मिल नहीं पाती है। ऐसा नहीं कि सरकार सुविधा दे नहीं रही है, बट समय पे ना मौजूद हो पाने के कारण दिक्कतें आती हैं। तो सर के मन में ये विचार आया और इसी विचार को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस ऐप को लॉन्च करने के लिए सोचा। तो सर ये बताइए कि इस ऐप में और क्या-क्या सुविधाएँ होंगी? देखो, इस ऐप का मेन पर्पज़ ये है, जैसे जो हमारी ओला एम्बुलेंस, ओला सर्विसेज हैं, जो कैब, इससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो मेडिकल सर्विस हैं वो ओला की तरह नहीं हो सकती हैं। इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी एम्बुलेंसेज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और एम्बुलेंसेज की 3 कैटेगरी होती है। एक होती है बेसिक, जिसमें पेशेंट को कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बेसिक एम्बुलेंस है। उसमें क्या है कि कोई पेशेंट किसी भी टाइप का, अगर कहीं किसी को दर्द हो रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, बट इज़ नॉट क्रिटिकल, तो उस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिक एम्बुलेंस होती है। दूसरी एडवांस एम्बुलेंस है। इसमें क्या है कि उसमें हमारे पास ऑक्सीजन मॉनिटर या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है, उस कंडीशन, ऐसा कोई पेशेंट जो कभी भी किसी टाइम क्रिटिकल हो सकता है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए उस एम्बुलेंस में। तो हम चाहते हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ एम्बुलेंस में होना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर आपको एम्बुलेंस मिल भी जाती है तो ट्रीटमेंट उसको हॉस्पिटल में मिलता है, जबकि अगर आपको साइट पे अगर असिस्टेंस मिलता है, मेडिकल असिस्टेंस मिल जाता है, तो उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो एडवांस एम्बुलेंस है उसमें हम इस टाइप की फैसिलिटीज़ रखेंगे, जिसमें वो मेडिकल ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। थर्ड एम्बुलेंस होती है जो हाईली एडवांस होती है, वो है आईसीयू एम्बुलेंस।
जिसमें वेंटिलेटर होता है और ऑक्सीजन कनेक्टेड रहेगा, उससे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो सकती है। या फिर किसी का बीपी कम हो रहा था उसे उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे सिरिंज पंप, बहुत सारे मतलब हाईली इक्विप्ड एम्बुलेंस होती है। तो हम 3 कैटेगरी की एम्बुलेंस रखेंगे और उसके हिसाब से पेशेंट जैसा जिसको जैसे चाहिएगा उस हिसाब से बुक कर सकते हैं। सो देयर विल बी 3 काइंड ऑफ एम्बुलेंस, 3 तरह की एम्बुलेंस मौजूद होंगी, जिसमें तीनों एम्बुलेंस कैटेगरी वाइज होंगी। किसी में जनरल पेशेंट के लिए अलग और क्रिटिकल पेशेंट के लिए और हाईली क्रिटिकल पेशेंट के लिए एक अलग एम्बुलेंस की सुविधा होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि सर ये ऐप कब लॉन्च होने वाली है? जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस में है तो आई थिंक जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी के एंड या फरवरी तक हम लोग कानपुर सिटी में लॉन्च करेंगे पहली बार। सो सर फर्स्ट टाइम ये कानपुर सिटी में ही होने वाला है? हमारा प्लानिंग है कानपुर, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, मुजफ्फरनगर और देहरादून। वैसे मेन टारगेट ये है कि हम फुल सर्विसेज पहले कानपुर में स्टार्ट करें, फिर पैरेलल में 3 सिटी को कवर करेंगे। सर कानपुर को आपने मेन पॉइंट पे लिया है, कानपुर में फर्स्ट टाइम आप लॉन्च करने वाले हैं। सर इसके पीछे कोई पर्पज़ ऐसा कि क्यों कानपुर ही सबसे पहले? एक्चुअली क्योंकि मैं खुद का कानपुर का रहने वाला हूँ और मेरा बर्थ प्लेस कानपुर है। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है बनारस में। मैं सबसे ज़्यादा बाहर ही रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कानपुर मेरा बर्थ प्लेस है तो फिर मैं कानपुर में सबसे पहले प्रेफर करूँगा कि कानपुर के लोगों को सबसे पहले फैसिलिटीज़ मिले और यहाँ के लोग उसकी यूटिलाइज़ करें। फिर हमें बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसमें और करेक्शन क्या कर सकते हैं, कैसे और सर्विसेज को, मेडिकल सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें हमें मुझे भी हेल्प मिलेगी और हमारे लोगों की हेल्प मिलेगी। ओके। सो सबसे पहले बिकॉज़ डॉक्टर साहब कानपुर के ही रहने वाले हैं और इनका बर्थ प्लेस भी कानपुर है और इसके पहले ऋषिकेश एम्स में वर्क कर चुके हैं और करंटली ये मुजफ्फरनगर में हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो सर बहुत अच्छा लगा कि आप कानपुर के लोगों को ये सुविधा देने वाले हैं। उसके बाद जो भी समस्याएँ आएँगी तो जैसे-जैसे लोग उसमें अपने अमेंडमेंट्स बताएँगे सर, चेंजेस करेंगे, उसको और ज़्यादा लोगों के लिए कंफर्टेबल बनाएँगे। अच्छा, सर मुझे ये बताइए, ये तो आप वन क्लिक अवे एक ऐप के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कोविड के बारे में। सर अभी तक जब कोरोना महामारी फैली हुई थी पूरे देश भर में, तो लोग बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर थी, लोगों ने बहुत प्रिकॉशंस लिए कि वो उन्होंने घर से निकलना भी लोगों ने बंद कर दिया। आपस में लोगों से मिलना-जुलना भी बंद कर दिया। बट अभी हम जब जनरल वे में देखते हैं, लोगों ने जितने भी प्रिकॉशंस थे ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुके हैं। नो प्रॉपर डिस्टेंसिंग इज़ ऑल्सो नॉट देयर, डिस्टेंस नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं। तो सर इसके बारे में आपके क्या सजेशंस हैं? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोविड कोविड तो खैर चल रहा है अभी भी चाइना में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं रिसेंटली। इवन कल भी अराउंड 2000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंडिया में अभी इतने सारे केसेस नहीं हैं। अब 4th वेव की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लोगों को इन जनरल वैसे भी मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हर सिटी में है। तो जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ नॉट अबाउट कोरोना, क्योंकि जो इन जनरल डिज़ीज़ है, स्मोकिंग है, पार्टिकल्स हैं, डस्ट पोल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को एज़मा हो रहा है, COPD हो रहा है, इनडायरेक्ट पल्मोनरी डिजीज़ हो रही है। उनसे अगर आप इन जनरल मास्क पहनते हो तो उससे इन सब चीज़ों को बचा जा सकता है। लगातार अगर कोई 15 साल तक कानपुर सिटी में अगर रह के बहुत सारे जो स्मोक भी करता है, आई थिंक वो आफ्टर 60 ईयर्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब उनको ये बात पता नहीं चलती है कि वो क्यों हो रही है। अगर आप किसी सरफेस पे देखेंगे ना, आप छोड़ देंगे तो उस पर कितनी डस्ट जमा जाती है। आप खुद सोचिए कि आप खुद वो डस्ट को अंदर ले जा रहे हो, एक्टिवली ले जा रहे हो, पैसिव नहीं है, एक्टिव है। आप उस डस्ट को, अब वो डस्ट तो ब्लड से बाहर नहीं निकलती है, इट्स एक्यूमुलेटेड इनसाइड द लंग, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मुझे लगता है कि सब लोग को मास्क तो पहनना ही चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कोविड और नॉन कोविड सिचुएशन। एंड सेकेंड थिंग, हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं सोसाइटी में, जैसे बहुत सारी पल्मोनरी डिजीज़ हैं, जैसे कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, जो हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हो, दैट्स नॉट हार्मफुल, इट्स ऑलवेज गुड फॉर ए ह्यूमन बीइंग। Okay. So he is telling that even though there is corona or there's no corona, then everybody should should carry proper distancing and as well as carry mask. मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वेज में भी और महामारी के टाइम पे भी, बिकॉज इनका कहना है कि जो स्मोक से जो डिसीजेज होती हैं दैट डायरेक्टली इन्फेक्ट affects your respiratory system and people will get affected, the breathing will get affected. So बहुत अच्छी बात कही कि लोग मास्क कैरी करें और हम आशा करेंगे जो लोग सुन रहे हैं, हमारी न्यूज़ देख रहे हैं, वो उसे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सर, इस समय बताइए, करंट टाइम पे हम देख रहे हैं डेंगू हर जगह फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ। जैसे बच्चों को हम ये देखते हैं कि उन्हें नॉर्मल भी कफ फीवर होता ही है,
तो हर बच्चा कुछ ना कुछ ये सब मतलब उनकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है, कफ है, फीवर है, तो कैसे बच्चों पे कैसे चेक करा जाए कि उनको कैसे सिम्टम्स हम पहचाने कि उनको डेंगू है? डेंगू का पहला जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है। ओके। अगर जैसे नाक बह रही है, ऐसे कुछ कफ हो रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है या कुछ ओके। ऐसे। अगर फिर डायरेक्टली फीवर आ रहा है ओके। और जॉइंट पेन हो रहा है, वो डेंगू है। ओके। तो पहली चीज़ ये है, बच्चों को हमेशा ही आप मच्छरदानी यूज़ करें और जो एंटी मॉस्किटो मेडिसिन्स हैं, जो ऑइंटमेंट वगैरह तो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। बेस्ट ये है कि आप नेट यूज़ करें, मॉस्किटो नेट, बच्चों को उसके अंदर सुलाएं। दूसरा ये भी, जितना भी जो मॉस्किटो अभी हम स्टेगनेंट वाटर में होते हैं, कहीं पे आपके आसपास, कानपुर में तो आज मैं आया तो मैंने देखा इतना खुद का पोल्यूशन है, लोग अपने आसपास ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पे पानी भरा हुआ है, लोगों ने टायर ट्यूब फेंक रखे हैं वहाँ पे, कहीं भी थोड़ा सा पानी रुका हो तो मच्छर वहाँ से पैदा होता है। अब वो मच्छर फिर डेंगू फैलाते हैं एक पेशेंट से दो लोगों को। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आसपास सफाई रखें, पानी रुकने ना दें, और बच्चों के लिए सेफ्टी नेट यूज़ करें, मॉस्किटो नेट यूज़ करें, क्रीम वगैरह यूज़ करें। सिम्टम्स मैंने बता दिए कि फीवर, अगर डायरेक्टली फीवर आ रहा है दैट इज़ मोर ऑफ डेंगू, एंड देन अगर कोई रिस्पिरेटरी सिम्टम्स पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब नॉर्मल कॉमन कोल्ड है। लेकिन फिर भी हमें चेक कराना चाहिए, अगर कुछ भी होता है तुरंत हमें प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि एक पेशेंट उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए और वो खुद रिकवर कर जाते हैं 5 से 7 दिन में। ओके सर। तो सर का कहना, अगर बच्चों में नॉर्मल कोल्ड अगर है, डायरेक्ट अगर फीवर नहीं आ रहा है तो नॉर्मल कोल्ड हो सकता है, बट अगर डायरेक्ट फीवर आता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत ब्लड टेस्ट कराएं, प्लेटलेट्स काउंट चेक करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये चीज़ जान के। और सर ये बताइए, एट लास्ट हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ आउटलुक चैनल के ज़रिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो सिर्फ बीमारियों में ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों के अलावा जो डेली लाइफ में उन्हें हमेशा फॉलो करने हैं, ऐसे कुछ प्लीज़ कुछ टिप्स दें हमारे लोगों को, जो हमारे दर्शक इस समय चैनल को देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो हेल्थ है ना, एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर लिविंग इन द सोसाइटी। तो एजुकेशन के बाद हम अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपने वाटर, मतलब जो भी आप पानी पी रहे हो उसमें कभी भी फूड और वाटर में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप कैसा पानी पी रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो क्योंकि वो डिज़ीज़ वहीं से पैदा होती है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट मतलब पोल्यूटेंट है। अभी जब आपने मास्क की बात की है, तो जब भी हम कोई भी बॉडी में कुछ भी कंज्यूम करते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वाटर, फूड, एयर इनहेलेशन जो भी कर रहे हैं उस कंडीशन में ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। लाइक आई थिंक जो अभी मोस्ट कॉमन डिजीज़ हो रही है वो है रेस्पिरेटरी बोर्न डिजीज़, लाइक COPD। इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, COPD, अस्थमा, जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि अब इतने पोल्यूटेंट है तो हम चाहें तो उसको बचा सकते हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन, एंड 100% population they normally wear like mask. Okay. 100%, because अगर आप कभी करते हो you becomes more prone to get infection. अगर आपका लंग खराब है तो आपको एयर से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए, अपने वाटर को हमेशा प्यूरीफाई करके यूज़ करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पानी पी रहे हो उनकी जो पार्टिकुलेट, जो एक्स्ट्रा पार्टिकुलेट नहीं होना चाहिए। आपको बॉयल करके पानी पी सकते हो या फिर फ़िल्टर वाला पानी पीना चाहिए। खाने के लिए जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड इस समय इतना कॉमन पॉपुलर हो गया है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन लोगों को इतना ज़्यादा है, कुछ ही बोलना। ओबेसिटी कम करने के लिए लोग हमारे पास आते हैं कि टैबलेट दे दो, बट ओबेसिटी का टैबलेट नहीं हो सकता ना कुछ भी, आपने उसको क्रिएट किया है। तो कुछ लोग की बॉडी हैबिट ऐसी होती है कि दे एक्यूमुलेट मोर फैट, तो उनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करें, रूटीन एक्सरसाइज करें, जिम करना। अभी आपने देखा होगा कि लोग जिम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो जितनी बॉडी बिल्डिंग में ध्यान दे रहे हैं, और जो बिल्कुल भी नहीं है वो मोटे होते चले जा रहे हैं। तो ये एक अब जिम जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा 35-20 ईयर्स पे कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। ओके। आप जैसे अभी बहुत सारे एक्टर्स, मिस्टर सिद्धार्थ, ही वाज डूइंग एक्सरसाइज इन जिम एंड ही कोलैप्स डाउन, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट होना और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी हैं इस समय, क्योंकि हम लोग जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपना जंक फूड, हम लोग अपनी खुद की लाइफ को सिंपल रखना चाहिए, जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। मार्केटिंग हो जा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी इज़ ओके,
बट रूटीनली खाना, उसी पे डिपेंडेंट रहना, Yes. ऑफिस में जाके केवल समोसे खाना, तो दिस इज़ काइंड ऑफ बैड हैबिट्स। बैड हैबिट, और ओके। वो हैबिट अगर आपने कंटिन्यूअस 5 साल से 10 साल तक फॉलो कर ली, फिर से कोई कोई मेडिसिन नहीं है। कोई फिर मेडिसिन आप नहीं है। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बैठ के वो काउंसिल करे इतनी देर तक और फिर आपको बताए, फिर आपको बोले कि नहीं, वो बोलेंगे ओबेसिटी की टैबलेट दे दो, फिर वो Yes. टैबलेट वो तो लिख देगा, ओके। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। तो सी इनका कहना है कि लोगों को आप बीमारियाँ खुद ही कंज़्यूम कर रहे हो अपनी बॉडी में, आप खुद ही बीमारियों को अपने पास बुला रहे हो। सो बेटर ये फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली आप चीज़ों को स्पेशली अपने फूड एंड ड्रिंक को बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ लें और उसमें किसी भी तरह को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मॉडिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। आपको मालूम होना चाहिए, इनफैक्ट कुछ लोगों को कंजेनिटल डिजीज़ भी होती हैं, बहुत सारे लोग हैं ना जो उस चीज़ को सफ़र करते हैं, बट वो उसके बारे में जानते हैं कि हमें कैसे रहना है। तो हर एक इंसान को अपने बारे में पहले समझना चाहिए, फिर उस हिसाब से लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना जैसा कि सर हम देखते हैं, आप देखते होंगे जो वो लोग जो खाते हैं गुटखा तम्बाकू जैसा, उसमें पीछे लिखा होता है इट इज हार्मफुल, डेंजरस, कैंसर, इट कैन कॉज कैंसर, बट इवन देन लोग कैरी लोग करते हैं, कैरी करते हैं, यस। हैं। तो अब अल्कोहल है, अल्कोहल है। टोबैको है और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मोकिंग, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट कि लिखा हुआ है, आप किस तरीके की हैबिट डाल रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और, थोड़ा सा बीपी पेशेंट के बताया, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो जैसे बीपी हाई का जैसे प्रॉब्लम है, सो दे स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन, वो डॉक्टर उनको बोलता है कंटिन्यू आपको डेली मेडिसिन लेनी, तो इज इट ओके और शुड दे कैरी सम अदर वे टू? आई मीन द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, दे आर क्रोनिक डिसीजेस एंड इनका परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर इन द सेंस, अगर कोई बोले कि हमने 6 महीने कोर्स कर लिया, इतना मैंने, तो लोग सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया, ठीक नहीं होता। इसमें क्या है, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करनी ही पड़ेगी। आप अगर नहीं करेंगे तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और वो कंटिन्यूस चलती रहेंगी। हो सकता है कि उस पर ड्रग से भी कंट्रोल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर उसके उसके बहुत सारे रिस्क है, एकदम से हार्ट अटैक आ जाना, स्ट्रोक हो जाना, ये उसके कॉम्प्लिकेशंस अगर आप नहीं मैनेज करेंगे, हाइपरटेंशन को, तो और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। और जिसको हाइपरटेंशन है उसको डायबिटीज़ हो सकती है, और जिसको डायबिटीज़ है उसको हाइपरटेंशन हो सकता है और होता ही है बाद में। तो सबसे पहले हम इंसान को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जॉगिंग करनी चाहिए और ऑयली फैटी डाइट्स इनको अवॉइड करना चाहिए, और दिस इज़ द ओनली वे। मेडिटेशन करना चाहिए, और स्ट्रेस, लोग बोलते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, क्या करें हम? स्ट्रेस तो हम लोग लेते हैं, मतलब you cannot avoid स्ट्रेस it। इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, ये वो तो हो गई, आप कुछ ना कुछ तो दिमाग में आपके चलता ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेस कम लिया करो, तो ये बोलने वाली बात है। अब ये नहीं बोल सकते कि इसमें स्ट्रेस कम लिया करो। स्ट्रेस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। यस। तो आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए, बट नॉर्मल लाइफ में तो स्ट्रेस इज नॉर्मल। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द गुड थिंग। ओवर वेट है उसे कम करो, ऑयली फूड खा रहे हो कम करो, ज़्यादा नमक ले रहे हो कम करो, और बैठे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो जॉगिंग करना शुरू करो, जॉगिंग करें, एंड दिस योगा इज करें। योगा करें, जी। मेडिटेशन अच्छा। करें, मन को शांत रखें, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, थोड़ी देर तक शांति रखना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू मॉडिफाई द लाइफ। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए, जैसे मैंने देखा लोगों को हेडेक होता है और तुरंत क्या करते हैं, मैंने लोगों को डिस्प्रिन बहुत खाते देखा है, दे जस्ट इमीडिएटली दे जस्ट टेक 2 डिस्प्रिन एंड पुट इन द वाटर एंड जस्ट ड्रिंक दैट। सो इज इट टेकिंग डिस्प्रिन और सम अदर मेडिसिन लाइक सेरिडॉन इज देयर फॉर दिस हेडेक, सो क्या रेगुलर इस तरह की मेडिसिन जो लोग लेते हैं उनको लेनी चाहिए? नहीं नहीं, देख जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट होती है, ये आपके खून को पतला करती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही अगर हम, हाँ, डिस्प्रिन है, और एसेडॉन में भी कुछ कुछ ड्रग्स, उसमें कैफीन वगैरह होता है, और एस्पिरिन होता है। एक्चुअली डिस्प्रिन इज अ पार्ट ऑफ एस्पिरिन, एंड एस्पिरिन इज अ ब्लड थिनर। तो वो क्या करता है कि आपकी जो कहीं पे भी अगर कहीं ब्लड सप्लाई कम है तो उसको बढ़ा देता है, बट अगर परसिस्टेंट लोगे तो उससे आपका प्लेटलेट डिसफंक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग, अगर कभी कहीं चोट लग गई तो फिर कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी, फिर ब्लड रुकेगा नहीं। तो ये दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेकिंग कंटिन्यूस डिस्प्रिन। ऐसा अगर कभी कभी हुआ तो कभी कभी इज ओके, बट कंटिन्यूस नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सिम्टम 15 दिन से ज़्यादा है, लगातार आ रहे हैं, तो शुड इमीडिएटली कंसल्ट टू द डॉक्टर। इस तरह आज हमने मिलकर डॉक्टर अवनीश कटियार जी से बातचीत करी और इनकी सोच हमने देखी। ये बहुत ही साधारण इनकी जीवन शैली है, बहुत ही जनरल लाइफ जीते, बट इनकी सोच बहुत ही ऊंची है। इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ सोची कि इन्होंने कानपुर को एक नया प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं वन क्लिक अवे ऐप द्वारा, जिससे लोग की शायद जो मौत का दर है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा 70% है आई थिंक, तो 70% मौत का दर है। तो शायद
इस जो सुविधा के बाद ये जो दर है कम हो जाए, लोग को इंस्टेंट एम्बुलेंस की सुविधा मिले और वो समय पे अस्पताल पहुंच पाएँ और अपना ट्रीटमेंट करा पाएँ। तो इस तरह आज हमारी बातचीत हुई डॉक्टर अवनीश कटियार जी से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू आवर चैनल एंड थैंक यू।